Nó bị cha là thì về. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? दिस इज कदीर। क्या हाल है आप लोगों का? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? एंड वेलकम टू दी फ्री क्लास। वेलकम टू दी फ्री क्लास। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है जी। अच्छा, ये जो क्लास है आज की पर्टिकुलरली ये आपकी होती है। पर्टिकुलरली जो हमारा करंट अफेयर्स सेशन चल रहा है उसकी रेगुलर क्लास होती है। तो उसमें हमारी लिस्ट होती है टॉपिक्स की जो हम कवर करते हैं। आज जो टॉपिक था वो था जियो स्ट्रेटजिक एंड जियो इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आई थॉट कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों ना हम इसे ओपन रख देते हैं, क्यों ना हम इसे ओपन रख देते हैं क्लास। ठीक है। वो इस वजह से उसके कुछ रीजन से दिस टॉपिक पर्टिकुलरली ये ब्रॉडर टॉपिक है। ये आपके पीएमएस सीसी सिंध, पीएमएस पंजाब, पीएमएस केपी, ठीक है, पीएमएस केपी एज वेल एज सीएसएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर डायरेक्ट ही पूछे, आपसे वो जियो इकोनॉमिक्स भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे वो जियो इकोनॉमिक्स भी पूछ सकता है। ओके। तो ये टॉपिक आज कवर करते हैं। आप लोगों के लिए मैंने फ्री क्लास रखी है। पर्टिकुलरली फ्री क्लास मैंने आज रखी है ओपन, ताकि कुछ सीख के जाएं। आज कुछ सीख के जाएं और आप लोगों को पता भी चले कि हमारे यहाँ चीजें होती कैसे हैं, हम अपने सेशंस में किस तरह से डील करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो आज की क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पाकिस्तान की ज्योग्राफी की भी पता चलेगी, एज वेल एज जो पाकिस्तान को थ्रेट हैं वो भी पता चलेंगे कि एक्सटर्नल थ्रेट्स कौन से हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग दीज थ्रेट्स।
ये सब चीजें आपको पता चलेगी अल्टीमेटली। ये आपको हेल्प करेगा इन एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस टू गवर्नेंस। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट से, आपको हिस्ट्री में भी ये टॉपिक हेल्प करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप कुछ आए हैं तो कुछ सीख के जाएं, आए हैं तो कुछ सीख के जाएं। अदरवाइज ये टॉपिक जो है ना अकेडमीज कवर करवाती हैं, ना आपको सस्ते मेंटोर्स कवर करवाते हैं। तो ये टॉपिक आज हमारे रेगुलर सेशन में पढ़ना था, तो उसको मैंने ओपन कर दिया है ताकि आ जाए। रमजान का महीना है, खैरात सदका देना पड़ता है, बरकत होती है। ठीक है, तो रमजान के महीने में हमने खैरात सदका कर दिया है, तो आप लोग सीख के जाएं कुछ। ओके। और वन मोर थिंग कि काइंडली सारे पार्टिसिपेट करें। और हाँ, अगर किसी ने ज्वाइन किया है फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, ठीक है, तो वो भी छोड़ के जाए क्लास अभी। और अगर कोई आप में से कोई शौकिया तौर पे CSS PMS कर रहा है, सीरियस नहीं है, वो भी क्लास छोड़ के अभी चला जाए। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हाफ स्टूडेंट होते हैं सीरियस वाले। गेटिंग माई पॉइंट। वो अभी जा सकता है, जा सकती है। अगर कोई शौकिया तौर पर CSS PMS कर रहा है, सीरियस नहीं है, वो अभी क्लास से काइंडली लीव करके जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक्स। जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले, ये जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक्स, ये टर्म्स क्या हैं? जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक्स, ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं? इनको समझते हैं, अदरवाइज टॉपिक समझ नहीं आना। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिक्स या एंड जियो इकोनॉमिक्स आर टू ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स। जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। हम जियो स्ट्रेटेजिक को जियो पॉलिटिक्स भी कहते हैं, एंड जियो इकोनॉमिक्स आर टू ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स। जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स मीन्स एक स्टेट अपनी ज्योग्राफी की बेसिस पर कितने पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस ले सकती है। एक स्टेट अपनी ज्योग्राफी या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बेसिस पे कितने पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस ले सकती है। जियो इकोनॉमिक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ जियो पॉलिटिक्स, विच मीन्स जब एक स्टेट अपनी इकोनॉमिक टूल्स को यूज करके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अचीव करे। अगेन रिपीटिंग, जियोइकोनॉमिक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स, व्हिच मींस जब एक स्टेट अपनी इकोनॉमिक टूल्स को यूज करके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अचीव करे, या एक स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए इट यूजेस इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, या एक स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करे बाय यूजिंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, स्टेट्स जब जियो अपनी ज्योग्राफी या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज करती है इकोनॉमिक एडवांटेजेस लेने के लिए, हम इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि आप अपनी ज्योग्राफी को यूज करके इकोनॉमिक एडवांटेजेस मिले। जियो पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? कि स्टेट ज्योग्राफी को यूज करके अपने पॉलिटिकल पावर को एनहांस करती है एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जियो पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? कि जब एक स्टेट अपनी ज्योग्राफी को यूज करके अपने पॉलिटिकल पावर को एनहांस करती है एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। क्लियरिटी है? क्लियरिटी है? समझ गए? समझ आया कि व्हाट इज जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक्स? सारे बताओ मुझे, मैंने कहा ना सारे पार्टिसिपेट करो। ऑल ऑफ यू। आए हो तो कुछ सीख के जाओ। ओके,
When a state learns how to exploit its geography to its best interest, to best of its political and strategic interest, the study which comes into shape is called geostrategic and geopolitics. नई रिकॉर्डिंग कोई भी नहीं होगी उसकी, ऑनलाइन पढ़ो, इधर ही पढ़ो, ठीक है, ध्यान से नोट करके जाएं. Geoeconomics was seen as an extension of geopolitics, a way to use economic means to pursue political gains. कि आप अपने इकोनॉमिक टूल्स को यूज करें जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए. मोईद यूसुफ की एक बुक है, पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स पिवट, पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक पिवट. वो कहते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स मीन्स परसुइंग नेशनल इंटरेस्ट थ्रू इकोनॉमिक रिलेशंस एंड अलायंसेस अमंग द कंट्रीज. इकोनॉमिक अलायंसेस बनी है ना, सुनी है ना आप लोगों ने इकोनॉमिक अलायंसेस. Therefore, geopolitics predicts state power with reference to a set of geographic factors. कि स्टेट अपनी पावर को एनहांस करती है बाय यूजिंग इट्स ज्योग्राफी या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और या जियोपॉलिटिक्स. Geoeconomics does the same in the context of a group of economic elements. Geoeconomics में क्या होता है कि जब एक स्टेट अपनी इकोनॉमिक टूल्स को यूज करके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव करती है. जियोपॉलिटिक्स फोकस ऑन political power linked to the geographic space and considers the physical control of territories as a main source of power and national interest. The concept is often described as a projection of a country's influence beyond its border. कि कंट्री अपनी पावर को प्रोजेक्ट करती है बियॉन्ड द बॉर्डर्स, अपनी पावर को प्रोजेक्ट करती है. On the contrary, geoeconomics means pursuing national interest through economic relations and alliances among the countries. ये इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स का. आई होप क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर है. ओके. हम्म. हाँ जी, स्टीफन कोहेन कहते हैं कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है ना, पाकिस्तान की ज्योग्राफी पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग्स भी है और कर्स भी है. स्टीफन कोहेन कहते हैं. स्टीफन कोहेन सुना है कभी नाम? स्टीफन कोहेन का कभी नाम सुना है आप लोगों ने? इन भाई साहब का कभी नाम सुना है आप लोगों ने? स्टीफन कोहेन सुना होगा कभी तो नाम इसका. कहाँ पे सुना है? हम्म, कहाँ पे सुना है? स्टीफन आइडिया ऑफ पाकिस्तान बुक, वेरी गुड, वेरी गुड. जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड, ठीक है. वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग्स भी है, कर्स भी है. अब ये ब्लेसिंग कैसे है, ब्लेसिंग कैसे है? सबसे पहले ब्लेसिंग को देखते हैं. सबसे पहले ब्लेसिंग को देखते हैं. पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है, ठीक है. पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है. पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया से लगता है, ईरान से, चाइना से, अफगानिस्तान से एंड अरेबियन सी से. ये ज्योग्राफी तो आपको पता है. पाकिस्तान साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है, ठीक है. एक ब्रिज है अमंग दीज रीजन. कौन से रीजन? साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया. एक ब्रिज है अमंग दीज रीजन. आल्सो पाकिस्तान सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट्स, साउथ एशिया, साउथ एशियन स्टेट्स एंड चाइना को शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है टू रीच द वार्म वाटर्स पर्शियन गल्फ एंड मिडिल ईस्ट थ्रू गवादर. अगेन रिपीट करता हूं, ये ब्लेसिंग समझो ध्यान से. पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है. पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया से है, ईरान से, चाइना से, अफगानिस्तान से और अरेबियन सी से.
पाकिस्तान साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है, लाइक ब्रिज है अमंग दीज रीजन। आल्सो पाकिस्तान सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट्स, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये वाले साउथ एशियन स्टेट्स एंड चाइना को शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है टू रीच द वार्म वाटर्स, पर्शियन गल्फ एंड मिडिल ईस्ट थ्रू गवादर। ये पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ज्योग्राफी है, ये ब्लेसिंग है, ये स्टीफन कोहेन कहता है। ठीक है, स्टीफन कोहेन कहता है, being the gateway to the Central Asia and a suitable route for of access of world powers into the landlocked Afghanistan, the geography of Pakistan has suffered from side effects of new great game and the global war on terror। ये challenges भी हैं, challenges बताता हूं मैं आपको, ठीक है, challenges बताता हूं आपको। but these but the things are in transformation today. The northern border with China gets ready to bring billions dollars investment in the wake of CPEC, and southwestern boundary with Iran will sooner or later be flexible for Pak-Iran gas pipeline project। क्योंकि हमारी पाक ईरान पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी है। वो अलग बात है कि ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं और कुछ निकम्मापन हमारा भी है। अदरवाइज हमारे जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो मिटिगेट हो जाते हैं। ईरान ने अपनी साइड पे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया है। पाकिस्तान को लीगल नोटिस भी आया था ईरान की तरफ से। वो हमारा निकम्मापन है कि हम जो है पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए। हम एलएनजी पे इंपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, इस डर से कि यूएस के सैंक्शंस हैं ईरान पे। अदरवाइज इंडिया ट्रेड करता है ईरान के साथ, इंडिया ट्रेड करता है ईरान के साथ। ईरान भी यही कहता है पाकिस्तान को कि इंडिया तो हमारे साथ ट्रेड करता है, व्हाई नॉट यू। आपने प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है, वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। वी आर इंपोर्टिंग एलएनजी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी देखो आप, रमजान में लाइट नहीं है, गैस तो है नहीं। ठीक है, अच्छा जी। However, western border still remains volatile because of the security threats emanating from Afghanistan in the form of TTP। लेकिन जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा वो वोलेटाइल है। ठीक है, वो वोलेटाइल है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी क्राइसिस, पर्टिकुलरली टीटीपी के फॉर्म में बीएलए ने आज भी किडनैप किए हैं, वहां से हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। Pakistan's newly functional port of Gwadar and the strategic importance it has concerning its proximity to the Gulf states are some new aspects of Pakistan's geographical importance, along with being the member of regional organizations like SARC, ECO and SCO। ये देखो, मुझे ना ये जो राइटअप्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली एकेडमीज के या आर्टिकल्स होते हैं, एक चीज उसमें मिसिंग होती है, मुझे समझ नहीं आती, या उनकी इतनी साइकी या उतनी इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है। जब वो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को मिस करते हैं, इनको मिस करते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से मिस करते हो आप? ये रीजंस होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स में सीधा सीधा वो टॉपर था सीएसएस का, उसके 14 मार्क्स थे। शर्म की बात है वैसे, मतलब इस टॉप करने का फायदा क्या आपके? पाकिस्तान स्टडी में 14 मार्क्स हैं। यही रीजंस हैं आप शॉर्ट साइट रखते हैं, ऐसे में फेल क्यों होते हैं? यही होता है, आपकी शॉर्ट स्कोप ब्रॉडर नहीं होता। तो हाउ कैन यू मिस सार्क, ईसीओ एंड एससीओ while discussing the geostrategic importance of Pakistan? जियो स्ट्रेटेजिक की बेसिस पे ही पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है ना, अदरवाइज ईयू का तो मेंबर नहीं बन सकता ना, ईयू का तो मेंबर नहीं बन सकता यूरोपीय यूनियन का। तो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बेसिस पे ही हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर भी हैं। ये भी पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्स किसे है, कर्स, हाउ कर्स। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ, ठीक है, हमें इंडिपेंडेंस मिली इन 1947,
इंडिया के साथ ट्रबल्ड रिलेशन ड्यू टू द कश्मीर डिस्प्यूट। ब्रिटिश जहां से भी ब्रिटिश ने विड्रॉ किया, डीकोलोनाइजेशन हुई, ब्रिटिश फितना छोड़ के गए। कौन सा? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सा फितना छोड़ के गए? कश्मीर डिस्प्यूट। लड़ते रहे आपस में, ये लड़ते रहे। आप वहां पे आए, फलस्तीन। फलस्तीन कहाँ से, इसकी ओरिजिन कहाँ से है? ये जो फलस्तीन क्राइसिस है, गाजा वाला, इसकी ओरिजिन कहाँ से है? ब्रिटिश से ही है ना? ब्रिटिश ने ही किया है ना असल में, उनकी इमेज से है ये। जहां से भी ये गए हैं, फितना छोड़ के गए हैं कि लड़ते रहे, रीजनल स्टेट्स लड़ते रहे आपस में। या इवन ड्यूरल लाइन देखें, बेल्फोर डिक्लेरेशन बी। जी बिल्कुल, ब्रिटिश ने, ये ब्रिटिश के कारनामे हैं। जहां से भी गए हैं, कोई ना कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट छोड़ के गए हैं। ठीक है, इस वजह से कि रीजनल स्टेट्स जो हैं वो आपस में लड़ती रहें, कभी डेवलप ना करें। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, इंडिया के साथ ट्रबल रिलेशन ड्यू टू कश्मीर डिस्प्यूट। यहां पे लिखो पॉइंट्स। अब मैं कर्स बता रहा हूं, ठीक है? फिर आती है कोल्ड वार। वो कहते हैं ना, गरीबों के नसीब भी गरीबी होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब सुना है मैंने। ठीक है, हालांकि मैं एग्री नहीं करता उससे, लेकिन ऐसे कहते हैं मैं, कि हालांकि मैं एग्री नहीं करता इससे, नसीब इंसान अपना खुद बनाता है। कोल्ड वार चल रही थी। कोल्ड वार बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएसए। सोवियत अफगानिस्तान को इन्वेड करके, ठीक है, अफगानिस्तान में आके बैठ गया। ठीक है, अफगानिस्तान में आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे सोवियत आके बैठ गया। एक सुपर पावर आपके डोर पे आके बैठ गई। अब कम्युनिज्म को रोकने के लिए या सोवियत को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया? सेटो और सीटो ज्वाइन किया। सेटो और सीटो ज्वाइन किए थे ना हमने। दोनों पैक्ट्स ज्वाइन किए हमने। ठीक है, यूएस के अलाय बन गए हम एक सिक्योरिटी स्टेट बन गए। सिक्योरिटी स्टेट, सिक्योरिटी स्टेट हम बन गए। सिक्योरिटी स्टेट का मतलब पता है आपको? सिक्योरिटी स्टेट मतलब वो स्टेट जो कि कॉन्स्टेंटली सिक्योरिटी क्राइसिस में हो, अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव करे। जब आप सिक्योरिटी स्टेट बन जाते हो, उसके रिpercussions क्या होते हैं? इनिशियल फेज की बात कर रहा हूं मैं। हमने अपनी इकोनॉमी को, एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को फोकस ही नहीं किया। फोकस ही नहीं किया हमने। Rather we relied on the US aids. Rather we relied on US aids. यूएसए की एड पे हमने रिलाई करते रहे। हमने अपनी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं की हमने। ठीक है, यूएस की एड पे हम रिलाई करते रहे। उसके बाद उसके बाद कोल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन टूट गई, यूएस ने अलग से फिर 9/11 स्टार्ट कर दिया, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च कर दी। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, GWOT। पाकिस्तान पे सीधा क्वेश्चन मार्क आ गया कि आर यू विथ अस और अगेंस्ट अस? बीच वाला कोई रास्ता ही नहीं है। या आप हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट है। सो पाकिस्तान बिकेम फ्रेंड एलाई इन दैट वॉर। अल्टीमेटली क्या हुआ? बाय ज्वाइनिंग द यूएस लेड वॉर, सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया, which still which still continues today in the form of terrorism and extremism। ये टीटीपी कहां से बनी? ठीक है, आप बैक इन 2014 से जाए, 2013, 14, 15, आप कराची में तो ऐसे घूम ही नहीं सकते थे, पता ही नहीं चलता था कि आप वापस भी आओगे नहीं आओगे मार्केट जा रहे हो। बम ब्लास्ट। उससे क्या हुआ? उसके रिजल्टेंट क्या बने? रिजल्ट इम्पैक्ट्स क्या बने?
पाकिस्तान में एफडीआई खत्म हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टूरिज्म सेक्टर आपका पूरा खत्म हो गया, इकोनॉमी बैठ गई आपकी। अगेन आप एक सिक्योरिटी स्टेट बन गए, सिक्योरिटी स्टेट बन गए। उसकी आज तक हम रिpercussions फेस कर रहे हैं, उसके आज तक हम टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के फॉर्म में, उसके आज तक हम रिpercussions फेस कर रहे हैं। तो ये आपके ब्लेसिंग्स भी हैं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के, एज वेल एज आपके कर्स भी हैं। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमें अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है, एज वेल एज हमें चैलेंजेस भी देती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सारे बताओ मुझे, जितने भी है क्लास में। क्लियर है? अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताओ, आपने वर्डिंग पढ़ी ये जो वर्डिंग पढ़ी आपने, क्योंकि मैं अपने सेशन में राइटिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अवेल्युएशंस, अवेल्युएशंस एंड राइटिंग्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। पढ़ा तो दूं मैं आपको, लेकिन लिखना में तो आए ना। लिखना नहीं आता पेपर में, अल्टीमेटली फेल ही हो, सीधी बात है। अगर लिखना नहीं आता, अल्टीमेटली पेपर में फेल ही हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, सही बात, सही बता रहा हूं मैं आपको। अगर लिखना नहीं आता आपको, आप फेल हो। तो आपने इसकी राइटिंग पढ़ी, ये जो राइटिंग लिखी हुई है, क्या कोहेरेंस है? नहीं है? वो जो 300 रुपए वाली मैगजीन्स पढ़ते हो, कितनी डायमेंशंस होती है उसकी? हाँ जी। राइटिंग्स, जो राइटिंग स्किल्स होते हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं अपने सेशंस में राइटिंग टेक्निक्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं राइटिंग टेक्निक्स पे ज्यादा फोकस होता है मेरा। लिखना है आपको पेपर में, अल्टीमेटली पेपर देना है आपने, लिखना है। अच्छा जी, अब आते हैं ट्रेडिशनल ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। एक है ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस, एक है मॉडर्न इंपॉर्टेंस। ठीक है, एक है ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस, दूसरी है मॉडर्न इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस को देखते हैं। पाकिस्तान अपने नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर को यूज करके, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है ना, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी कोऑपरेशन विथ सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट्स, विथ सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट्स। जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है, हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी कोऑपरेशन। एनर्जी कोऑपरेशन में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट जो हैं, उनके पास एनर्जी है, दे आर रिच इन एनर्जी रिसोर्सेस। गैस है इनके पास, ऑयल, यूरेनियम, कोल। एनर्जी कॉपरेशन हम इनके साथ कर सकते हैं, रिच इन एनर्जी। एज वेल एज पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ एससीओ, आल्सो मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ का चार्टर या उसका जो मैकेनिज्म है, या उनका जो मेन थीम है, या उनका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रीजनल कॉपरेशन है ना, रीजनल कॉपरेशन। एससीओ के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो रीजनल कॉपरेशन है ना। सबसे पहले रीजनल कॉपरेशन, रीजनल कनेक्टिविटी। तो एससीओ के प्लेटफॉर्म से हम सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट के साथ हम कॉपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एससीओ के प्लेटफॉर्म से हम सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ हम रीजनल कॉपरेशन या रीजनल एनर्जी कॉपरेशन हम कर सकते हैं। वो जो वाखान कॉरिडोर है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान is a link strip of Afghanistan is between Tajikistan and Pakistan,
which if used as a transit route can benefit all the countries in trade. अब मैं ये क्या बता रहा हूं आपको, जियो इकोनॉमिक्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देन साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न में क्या आता है, ईरान। ईरान के पास क्या है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स, ठीक है। ईरान के पास क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स। और हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को फाइनल करके एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को फाइनल करके एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा नेट का इशू था, इस वजह से। आप ना आमिर, मैं आपको बार बार मैसेज कर रहा हूँ, मुझे होस्ट बना दें। पता नहीं आप क्लास में हैं या नहीं है। चलें, खैर है, कोई नहीं। थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था, इस वजह से। ठीक है। थोड़ा इंटरनेट का इशू हो जाता है कभी कभी, प्यारे पाकिस्तान में रह रहे हैं, थोड़ा नेट का इशू हो जाता है। ठीक है, चलें। जी, चलें। ओके। हाँ जी। स्टार्ट करते हैं। प्यारे पाकिस्तान में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा इशू हो जाता है ना। पीटीसीएल है, तो कभी कभी मौत आ जाती है, उसे फोत हो जाता है कभी कभी, समटाइम्स। ठीक है। हाँ जी, ईस्ट ईस्ट के साथ हमारे यहाँ इंडिया लगता है। ठीक है। ईस्ट से इंडिया है। व्हाट आई बिलीव इज कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करें ना, ट्रेड, दोनों कंट्रीज को फायदा है। ठीक है, व्हाट आई बिलीव, क्योंकि हमारी आवाम और फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, हमारी आवाम और फॉरेन पॉलिसी दोनों ही इमोशनल हैं। स्टेट की फॉरेन पॉलिसी
चलो इशू नहीं होगा, रिजॉल्व कर दिया है। कहाँ थे हम? जी, सारे इधर ही है ना? चलो अब इशू नहीं होगा। ठीक है, सारे इधर ही, यहाँ तक समझ आया है आपको? ठीक है, ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट समझ आई आपको? ठीक है, ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट समझ आई आपको? आप ना देखें, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, वैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ना, इमोशनल है। अदरवाइज स्टेट की फॉरेन पॉलिसी इमोशनल नहीं होती। और फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए बनती है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं मैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इमोशनल है, वैसे स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो रेशनल होती है। मैं ये बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलें। मॉडर्न ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मॉडर्न ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ट्रेडिशनल रिपीट कर दूं मुनीबा? इतने सारे तो पढ़ाए मैंने ट्रेडिशनल। ठीक है, अब दोबारा रिपीट कर दूं मैं। सबसे पहले मॉडर्न ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस में आता है पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है सीपेक। द वर्थ ऑफ 62 बिलियन China Pakistan Economic Corridor scheme, which is being demonstrated as a game changer, is more than a network of roads to link Chinese city of Kashgar with the Gulf states via Gwadar of Pakistan. CPEC is a complete package of the energy projects and trade opportunities for Pakistan. मॉडर्न अगर जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं अगर हम, तो उसमें सीपेक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है। फिर आए गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट इज नियरेस्ट वार्म वाटर पोर्ट टू एनर्जी रिच सेंट्रल एशियन कंट्रीज। गवादर पोर्ट शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, गवादर गवादर पोर्ट शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। किसको? सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट्स को, पर्शियन गल्फ तक एंड मिडिल ईस्ट तक। ठीक है, मीनिंग दैट जो सेंट्रल एशियन स्टेट से अगर एनर्जी कॉपरेशन करना चाहे विथ पर्शियन गल्फ एंड मिडिल ईस्ट, तो गवादर इज द नियरेस्ट वार्म वाटर पोर्ट टू द एनर्जी रिच सेंट्रल एशियन स्टेट्स। दैट इज द सेकेंड मॉडर्न इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या मेरी? मुझे बताओ, हो रही है ना? सादिया सईद, आपको मसला है? ठीक है, अदरवाइज यहाँ सबको शो हो रही है। ठीक है, ओके, ओके, ओके। द सेकेंड मॉडर्न इंपॉर्टेंस इज गवादर पोर्ट। थर्ड इज थर्ड इज तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। ठीक है, जिसे आप टपी पाइपलाइन कहते हैं आप। तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। The Asian Development Banks funded the project of TAPI, which is the name of gas pipeline. It aims to supply natural gas from the Caspian Sea to the four countries mentioned above. Four countries ये जो मैंने बताई। अब ये कैस्पियन सी कहाँ है, मुझे किसी को पता है? वेयर इज द कैस्पियन सी? बताओ मुझे, वेयर इज द कैस्पियन सी? बताओ। कहाँ है कैस्पियन सी? चले मैं बता देता हूँ। द कैस्पियन सी इज लोकेटेड at the border of Europe and Asia, and is bounded by Russia, Iran, Azerbaijan, कजाकिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान। ठीक है, जी, बता दिया मैंने, बता दिया। बता दिया मैंने। पाकिस्तान ड्यू टू इट्स geographical
nearness to this Central Asian Republic is seeking benefit from this project. It also reflects the dependence of India on Pakistan for having access to the natural resources of the Central Asian Republic. उसके बाद आता है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट हुआ था 2013 में, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2013 में। अब मैंने पहले भी बताया कि ईरान ने अपनी साइड से काम पूरा जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थी उन्होंने पूरी कर दी है। हमारी निकम्मी है या डर डर है हमारा, हम कहते हैं ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। हमने अपनी साइड पे काम ही नहीं स्टार्ट किया, किया है लेकिन वो एट नेसेंट लेवल, इनिशियल लेवल पे। उसके बाद जो है ये काम रुका हुआ है। पाकिस्तान का ये पर्सपेक्टिव है कि क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, हम इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। ईरान का ये पर्सपेक्टिव है कि दूसरी कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड कर सकती हैं, लेकिन आप तो हमारे पड़ोस में, आप क्यों नहीं। ठीक है, अगर अदरवाइज ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, अगर हमारे एनर्जी क्राइसिस, एलएनजी जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, एलएनजी एलएनजी और एनर्जी कॉस्टली हो रही है, ये प्रॉब्लम, ये इशू रिजॉल्व हो जाए पाकिस्तान का, हेड्स बंद हो जाएंगी। वो तो वैसे भी बंद है अब। अच्छा जी, अब है देखिए पाकिस्तान एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले आती है सार्क। सार्क एससीओ की तरह या ब्रिक्स की तरह सार्क में भी बहुत पोटेंशियल थी फॉर कॉपरेशन, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश ने दोनों मिलके सार्क को एक डॉर्मेंट या इनएफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, क्योंकि बांग्लादेश में उस टाइम हसीना वाजिद थी। इंडिया और बांग्लादेश ने सार्क की जो समिट होनी थी पाकिस्तान में, उसका बायकआउट कर दिया। हालांकि ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती थी साउथ एशिया में, एससीओ की तरह या ब्रिक्स की तरह। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, समिट है, लेकिन ब्रिक्स की तरह पावरफुल बन सकती थी। ठीक है, लेकिन हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम। वो तो अभी लास्ट ईयर ऑस्टर हुआ है उसका। इंडिया के साथ मिलके सार का बायकआउट किया, सार को एक इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। सार्क कंस्टिट्यूट 8 मेंबर्स हैं इसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान। और ऑब्जर्वर स्टेटस भी हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बर्मा, यूरोपीय यूनियन, जापान, ईरान, साउथ कोरिया, यूएसए। मीनिंग दैट इस ऑर्गेनाइजेशन की पोटेंशियल थी, लेकिन इंडिया ने जो जियो पॉलिटिक्स खेली हसीना वाजिद के साथ। लेकिन सार्क को अब रिवाइव किया जा रहा है क्योंकि ऑस्टर हो गया है हसीना वाजिद का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन इन पाकिस्तान, इवॉल्विंग पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन, जिस जो असाइनमेंट भी दी थी माशाल्लाह से सारे फेल भी हो गए, जिसमें असाइनमेंट भी दी थी माशाल्लाह से सारे फेल भी हो गए थे आप लोग। जी, उसी की बात हो रही है। देन एससीओ, आपको पता है एससीओ की कितनी इंपॉर्टेंस है? एससीओ की कितनी इंपॉर्टेंस है? एससीओ रिप्रेजेंट 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। अब दुनिया की 41% पॉपुलेशन एससीओ मेंबर्स के पास है, क्योंकि पाकिस्तान है, उसकी पॉपुलेशन में हम भी आगे पीछे नहीं है, इंडिया है, चाइना है। और ग्लोबल जीडीपी 23% ग्लोबल जीडीपी एससीओ कंट्रीज के पास है। सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट्स हैं जिनके पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो भी इसके मेंबर्स हैं। तो हम एक अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बेसिस पे हम एससीओ के मेंबर भी हैं। फिर आती है ईसीओ। ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका सबसे पहले नाम था आरसीडी। आरसीडी, आरसीडी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। लेकिन बाद में ये रीनेम होके ईसीओ बन गई। ये रीनेम होके
ईसीओ बन गई, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रीनेम हो गई। अब देखो इस पॉइंट को नोट करो, पाकिस्तान ईसीओ को एससीओ एंड सार्क से कनेक्ट कर सकता है। ड्रॉ करके बताता हूं। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान कॉमन मेंबर है। पाकिस्तान इनको कनेक्ट कर सकता है, एज वेल एज रीजन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। इंटर ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी जिसे आप कहते हैं, इंटर ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट कर सकता है जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इससे क्या होगा? रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, रीजनल कनेक्टिविटी होगी, रीजनल डेवलपमेंट होगी, रीजनल सिक्योरिटी क्राइसिस को ओवरकम किया जा सकता है, ट्रेड हो सकता है, एनर्जी कोऑपरेशन हो सकती है। समझ आया यहां तक? जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ आई? सबको समझ आई? मुझे जल्दी से बताओ। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ आई? अब नेट सही है, ठीक है, अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सारे मुझे जल्दी से बताओ क्योंकि आगे भी पढ़ना है। ऑल ऑफ यू 90 मेंबर्स हैं, सब सारे बताओ मुझे। नेट की कोई अभी मसला नहीं होने वाला, रिजॉल्व हो गया। ऑल ऑफ यू जितने भी हैं क्लास में सारे बताओ मुझे। ओके चलें स्टार्ट करते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान, जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान। अब हमने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं जियो स्ट्रेटेजिक के, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की, उसके बेनिफिट्स हमने देखे। अब उसके चैलेंजेस भी देखते हैं हम कि चैलेंजेस क्या हैं। जियो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज के साथ हमें जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी हैं। पुट इट सिंपल, हमारी ज्योग्राफी और ज्योग्राफिक लोकेशन के चैलेंजेस भी प्रेजेंट कर रही है हमें। हमारी ज्योग्राफी या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन चैलेंजेस भी प्रेजेंट कर रही है हमें। जो साउथ एशिया का रीजन है ना, साउथ एशियन रीजन हमेशा ग्लोबल पावर्स का फ्लैश पॉइंट या पावर पॉलिटिक्स का हब रहा है। साउथ एशिया जो रीजन है ना, वो हमेशा ही ग्लोबल पावर का फ्लैश पॉइंट या पावर पॉलिटिक्स का हब रहा है। चाहे आप स्टार्ट करें ग्रेट गेम से, ब्रिटेन एंड रशिया के बीच में, उसके बाद कोल्ड वॉर में आप स्टार्ट करें सोवियत एंड यूएसए, जब सोवियत डिसइंटीग्रेट हुई उसके बाद देखें न्यू ग्रेट गेम स्टार्ट हो गई है, पर्टिकुलरली यूएस चाइना राइवलरी। हमेशा साउथ एशिया पावर पॉलिटिक्स या ग्रेट पावर्स का हब रहा है यहाँ पे, ठीक है। या 9/11 देखें आप, वार ग्लोबल वार ऑन टेरर स्टार्ट हो गई। मतलब आप स्टार्ट करें ग्रेट गेम बिटवीन द ब्रिटेन एंड रशिया, ठीक है, जब हम अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। उसके बाद जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, कोल्ड वॉर चल रही थी दुनिया में, कंटेनमेंट ऑफ द यूएसए, कंटेनमेंट ऑफ द यूएसए, कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन को रोकना है, कम्युनिज्म की स्प्रेड जो है रोकना है, उसको रोकना है। यूरोप में तो नेटो बनाई, नेटो बनी थी। साउथ एशिया में सेटो बनाई यूएस ने, टू कंटेन द राइज ऑफ कम्युनिज्म इन साउथ एशिया। देन ग्लोबल वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई अफगानिस्तान में, वो एंड होती है। अब न्यू पावर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है बिटवीन दी चाइना एंड यूएसए। मतलब साउथ एशिया रीजन हमेशा ही ग्रेट पावर्स का एक फ्लैश पॉइंट या पावर पॉलिटिकल हब रहा है। उसके रिpercussions पाकिस्तान पे भी आते हैं। आपका बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। अगर आपके पड़ोस में अगर
वार लाइक सिचुएशन वार है, आप उससे इम्यून नहीं रह सकते, अल्टीमेटली उसके रिpercussions आप पे आएंगे। ठीक है, ये बात हो रही है ये पूरी स्लाइड की यही। दिस रीजन हैज बीन अ फ्लैश पॉइंट फॉर द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 4 decades। पाकिस्तान रोल हैज रिमेन क्रूशियल वेदर इट वाज। अच्छा, इसकी ना आप वर्डिंग चेक कर लेना, अपनी जो राइटिंग है ना आपकी, इस तरह से अडॉप्ट कर लें। अपनी राइटिंग स्टाइल जो है, आपका एक्सप्रेशन जो है, वो इस तरह से अडॉप्ट कर लें। और मैं पूछता हूं मैं कि कितने स्टूडेंट्स का इस तरह से एक्सप्रेशन है। दिस रीजन हैज बीन अ फ्लैश पॉइंट फॉर ग्रेट पावर पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 4 decades। Pakistan's role has remained crucial, whether it was the communism containment या सोवियत कंटेनमेंट कैंपेन और डीलिंग विद द आफ्टरमेथ ऑफ 9/11। मतलब कोल्ड वॉर में भी पाकिस्तान ने यूएस का एलाई बना, और 9/11 के बाद भी। चेंज इन द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ द यूएसए टुवर्ड्स पाकिस्तान ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हैज न्यूमरस implications फॉर द लेटर। लेटर मतलब पाकिस्तान, and it faced various internal and external pressures in the form of rise in terrorism, extremism acts and economic depression। क्योंकि हम देखो, चाहे हम कोल्ड वॉर में यूएस के अलावा बने, उसके रिpercussions तो बने ना, हमने मुजाहिदीन ट्रेंड किए, उसके रिpercussions क्या है, पाकिस्तान में क्लेशनकोफ कल्चर आ गया, और वही मुजाहिदीन जो आज तालिबान है, वो आज हमारे ही सर पे चढ़े हुए हैं, जिसको हमने ट्रेंड किया, हमने बनाया। इंटरनल में देखो, टेररिज्म, राइज इन एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में ही स्टार्ट हो गई, ड्रग्स स्मगलिंग, ये सारी चैलेंजेस पाकिस्तान में। हाँ जी, आप बताओ, ऐसे राइटिंग लिखते हो आप अपने आंसर में? बताओ मुझे, लिखते हो आप ऐसे? राइटिंग एक्सप्रेशन होता है आपका? सारे बताओ मुझे, बताओ तो मुझे सारे। हम्म, ऐसे होता है मुझे अपना राइटिंग एक्सप्रेशन? सही बताओ मुझे सारे। नहीं लिखते ना? इसीलिए इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो टीचर, ठीक है, जो टीचर आपका लेक्चर भी ले ले, ठीक है, नोट्स भी दे दे, या कोई भी आप सेशन ले रहे हो, ये बात सीख के जाओ। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस या आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स नहीं बता रहा आपको, ठीक है, सही में बता रहा हूं, आप फेल हो। ठीक है, लिख के देता हूं मैं, फेल हो आप। अगर आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन या आप लिख नहीं पाते पेपर में, क्योंकि अल्टीमेटली रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू बाद में आता है ना, वर्बल एग्जाम तो नहीं है, रिटन एग्जाम है। मेरे सेशन में इसी पे ही फोकस होता है, मोस्टली इसी पे फोकस होता है। वीकली असाइनमेंट्स जो होती हैं, ये सारे मेरे सेशन में बैठे हुए हैं ना, ये इसी सेशन की क्लास है जिसमें आप भी आए हो एज अ गेस्ट। वीकली असाइनमेंट होती है, एक दफा फेल किया है इनको, दूसरी दफा भी फेल हुए हैं, थर्ड टाइम में मुझे पता है कि ये सीख जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर आपको लिखना नहीं आता, इससे फेल है सीधा सीधा आपका। मैं डरा नहीं रहा, मैं मिरर दिखाता हूँ ओरिजिनल, ये आप यहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है, वो फैंसी टाइप स्लाइड्स वगैरह ये नहीं दिखाता। जहां पे आप हैं वहां पे आपको मिरर दिखाया जाता है, ये यहाँ पे हैं। अब यहाँ से आपने कौन सी इंप्रूवमेंट करनी है, वो हम गाइड कर देते हैं कि आपको राइटिंग एक्सप्रेशन, आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन किस तरह से आपने इंप्रूव करनी है, आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से देने हैं आपने, आर्ग्यूमेंट्स। मैं आपको ये टॉपिक अगर अभी भी कवर करवा दूं ना, मैंने एक क्वेश्चन दो आप, एक एक क्वेश्चन दो, आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस होगा ही नहीं आपसे। इसी पे अगर क्वेश्चन दूं मैं आपको, नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। तो अपनी राइटिंग पे फोकस क्या करें, टॉपिक कोई भी कवर करवा सकता है आपको आज, तो चैट जीपीटी आ गई है, जीपीटी आ गई है। बात आती है, मेरे असाइनमेंट में अगर चैट जीपीटी भी से लिखा होता, वो फेल हो जाते हैं। तो राइटिंग को इम्प्रूव करें, ठीक है। असल ये एग्जाम को क्रैक करने का यही है।
और मेरे सेशन में इतने ही होते हैं स्टूडेंट्स, 20 होते हैं बस, करंट अफेयर्स में से ऊपर नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है 20 से ऊपर एवेल्यूएशन हो भी नहीं सकते, अनलाइक द एकेडमीज जहाँ पे एक क्लास में 200 बच्चे, 100 बच्चे बैठे होते हैं, उनकी असाइनमेंट कभी होती होगी नहीं चेक, नेवर, कभी भी नहीं। मतलब एक पर्सन 100 स्टूडेंट्स की वीकली असाइनमेंट चेक नहीं कर सकता, और विदाउट असाइनमेंट पता कैसे चलेगा कि आपने क्या गेन किया है, या आपके राइटिंग में कौन से इश्यूज हैं, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हमेशा अपनी राइटिंग पे काम किया करें, अपने आर्ग्यूमेंट्स पे काम किया करें। ये आपके लिए ये आपके लिए एम्फोसिस कर रहा हूं मैं, इसको अच्छे से समझो। नहीं समझते, आप नेक्स्ट ईयर फिर मेरे पास आ जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, अगर नहीं समझते तो नेक्स्ट ईयर आप फिर मेरे पास आ जाएंगे, मुझे पता है। इन चीजों को सीरियस लिया करें, ठीक है? नहीं सादिया सही, इतना टाइम मेरे पास फ्री में नहीं है। आपको पता है मेरे 3 सेशंस चलते हैं, 3 सेशंस चलते हैं। करंट अफेयर्स का आप क्लास ले रहे हैं, 2 क्लासेस और भी होती हैं, जेंडर एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस, वो भी पढ़ाता हूँ। उनकी असाइनमेंट्स भी होती हैं वीकली, उनकी असाइनमेंट्स भी होती हैं। तो आज तो बस जस्ट मैंने रख दी, लेकिन जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, उनको कहें कि आपको असाइनमेंट दें। जी आमना, वीकली असाइनमेंट्स थ्रू। ओके। हाँ जी, चैलेंजेस में देखते हैं, हॉस्टाइल पोस्चर ऑफ सोवियत यूनियन टुवर्ड्स पाकिस्तान ड्यूरिंग द कोल्ड वार। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस कौन से रहे हैं? नंबर 1, hostile posture of Soviet Union towards Pakistan during the Cold War. The Soviet Union in 1950s adopted a hostile posture towards Pakistan and extended vital military and economic aid to India. क्योंकि आप यूएस की जब कैंप में चले गए, यूएस की कैंप में चले गए, यूएस के जब अलाय बन गए, ऑब्वियस सी बात है सोवियत यूनियन आपका दुश्मन बनना था, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप, क्योंकि कोल्ड वार चल रही है, कोल्ड वार चल रही है, अगर आप सोवियत सोवियत को छोड़ के यूएस की कैंप में चले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है सोवियत यूनियन आपका एनिमी बनेगा। और सोवियत यूनियन ने क्या किया? कश्मीरी डिस्प्यूट जो था यूएन में, इंडिया की फेवर की, ठीक है, इंडिया की फेवर की ना, क्योंकि सोवियत यूनियन भी तो परमानेंट मेंबर है ना, परमानेंट मेंबर था ना सिक्योरिटी काउंसिल का। मॉस्को का डायरेक्ट थ्रेट था पाकिस्तान, मतलब मॉस्को मतलब सोवियत यूनियन, ठीक है, कंट्रीज के कैपिटल लिखते हैं हम, बार बार नेम नहीं लिखा जाता। मॉस्को जो है वो डायरेक्ट थ्रेट बन गया था पाकिस्तान को, वेस्टर्न बॉर्डर से, अफगानिस्तान से। तो सबसे पहले फर्स्ट चैलेंज है कि हमने जो यूएस की साइड ली कोल्ड वॉर में, एक सुपर पावर हमारी दुश्मन बन गई, एक सुपर पावर हमारी दुश्मन बन गई। फिर आता है वार ऑन टेरर, वार ऑन टेररिज्म। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी वाज primarily इंडिया सेंट्रिक बिफोर द 9/11 इवेंट्स। जो 9/11 से पहले हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी थी वो इंडिया सेंट्रिक थी, ठीक है, इंडिया सेंट्रिक। बट द इवेंट्स मेड पाकिस्तान अ फ्रंट लाइन स्टेट इन डिफेंडिंग द यूएस इंटरेस्ट इन द रीजन। लेकिन जैसे ही 9/11 हुआ है, तो पाकिस्तान फ्रंट अलाय बना यूएस का इन डिफेंडिंग इट्स इंटरेस्ट इन द रीजन। अब 9/11 का के बाद यूएस, यूरोप, दुनिया भर की जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी ना, सिक्योरिटी पॉलिसी वो चेंज हो गई थी। सिक्योरिटी पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज हो गई थी। पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आया, बुश ने कहा आर यू विथ अस और अगेंस्ट अस। अगर हम यूएस को मना करते ना, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाते। ये मैंने पढ़ाया हुआ है टॉपिक, इनको जो करंट अफेयर्स के जो सेशन में है ना, इनको पढ़ाया हुआ है मैंने, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी आफ्टर 9/11। हमारे ऊपर लेबल लग जाती कि आप जो हैं वो सपोर्टर हैं टेररिज्म के, अगर यूएस को हम मना करते। अंडर दी सर्कमटेंसेस पाकिस्तान स्विच्ड इट्स अफगान पॉलिसी। जो तालिबान हमने बनाए थे, जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे, उनके साथ हमने लड़ाई करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ? पाकिस्तान में खुद में मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई, टीटीपी की बर्थ हुई वहां से। इस ज्वाइनिंग वॉर ऑन टेरर
इसके क्या रिpercussions हुए हैं? पाकिस्तान हैज लॉस्ट 23,000 civilians, 9,000 security personnel in US war, and the cost of war incurred by the Pakistan amounts to $80 billion. ये सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट नहीं बता रहा। वो एफडीआई वाली टूरिज्म वो नहीं काउंट कर रहा, वो टूरिज्म एफडीआई काउंट ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री आपकी बैठ गई, एफडीआई खत्म हो गई। वही यूएस ने और ईयू ने ट्रेवल बैन लगा दिया पाकिस्तान पे, कि आप पाकिस्तान में ट्रेवल नहीं कर सकते, अपने सिटीजन्स पे ट्रेवल बैन लगा दिया, और जिनके हम एलाए हैं। इसके रिpercussions ये है। फिर आता है अफगान वार एंड इट्स आफ्टरमैथ इन पाकिस्तान। अब जब यूएस ने विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, तो इश्यूज नहीं है क्या? टीटीपी, टीटीपी के टेररिज्म के इश्यूज नहीं है क्या अफगानिस्तान से? द रिसेंट यूएस विड्रॉल हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू ऑब्स्टिकल टू द रीजनल स्टेबिलिटी। There have been potential implications of Taliban's upsurge, their alleged ties with non-state actor in reorganization or regrouping of the different terrorist outfit like TTP's connection with Central Asian and foreign Al-Qaeda militants. देखो दोहा अकॉर्ड हुआ था, दोहा अकॉर्ड। आप भी बड़े खुश हो रहे थे, याद करो जब यूएस विड्रॉ कर रही थी यहाँ से, तालिबान आ रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, सोशल मीडिया पे ट्विटर पे ट्रेंड बनाया हुआ था कि अब बस पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस होगी अफगानिस्तान पे, आज से हम दूसरा मुल्क हमारा अफगानिस्तान बन गया। बड़े खुश हो रहे थे ना। दुआ अकॉर्ड, दुआ अकॉर्ड में तालिबान ने ये लिख के दिया वर्ल्ड कम्युनिटी को कि अफगान टेरिटरी वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। अफगान तालिबान किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपनी टेरिटरी यूज करें, अफगान टेरिटरी यूज करें अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। ये लिख के दिया था दोहा अकॉर्ड में। जैसे ही ये अफगान इंटरिम गवर्नमेंट बनी, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को कहा कि आप जो है वो टीटीपी के अगेंस्ट एक्शन लेना। आपने तो कमिटमेंट की हुई है दोहा अकॉर्ड में, आपने तो कमिटमेंट की हुई है दुनिया के साथ कि अफगान सॉइल वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। तालिबान ने आगे से कहा कि हमारी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है टीटीपी पे, आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं उनके साथ, फट्टे मुंह। ठीक है, क्या हो रहा है अब? आप डेटा देखें, डेटा देखें, एशियन टेररिस्ट पोर्टल देखें। यूएस की प्रेजेंस में पाकिस्तान पे इतने अटैक्स नहीं हुए जितने 2021 से, जब से अफगान तालिबान पावर में आए, इतने अटैक्स हुए हैं। आप कंपैरिजन करें, देखें, कंपैरिजन करें। यूएस की प्रेजेंस में पाकिस्तान पे इतने अटैक्स नहीं हुए जितने 2021 से अभी तक कितने अटैक्स हुए हैं। तो हमें अफगानिस्तान से वो कांस्टेंट थ्रेट है ही है, इन द फॉर्म ऑफ टीटीपी, इन द फॉर्म ऑफ बीएलए की फॉर्म में। और दोनों को कौन फाइनेंस कर रहा है? इंडिया कर रही है। फिर इशू क्या आता है, देखो, कोल्ड वॉर जब हुई, सोवियत ने जैसे वहां पे इन्वेड किया, रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज सोवियत के टाइम में मैं बता रहा हूं, मैं आपको सोवियत के टाइम में मैं बता रहा हूं, रिफ्यूजीज आए, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च हुई, अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज पाकिस्तान में। ठीक है, अभी यूएस जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट बनी, अगेन रिफ्यूजीज, अराउंड 3.7 मिलियन इनिशियली रिफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान में, अफगान रिफ्यूजीज की मैं बात कर रहा हूं मैं। अब वो नंबर क्रॉस हो गया है 15 मिलियन से ऊपर। अब वो नंबर क्रॉस हो गया है 15 मिलियन से ऊपर। आपको पता है, आपके साथ, हमारे साथ 15 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं। अगर आप कराची में जाएं, कराची का होटलिंग बिजनेस इनके पास है। अगर आप इस्लामाबाद जाएं, आप पारा मार्केट देखें, पूरी उनके अंडर है। ये जो चाय वाले जो शॉप्स होते हैं, ये आपकी क्या समझते हैं, ये जो केपीके वालों के हैं, पठानों के हैं? नहीं नहीं, ये अफगान रिफ्यूजीज हैं जो कि सोवियत के टाइम में, वार ऑन टेरर के टाइम में, या अभी जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट बनी वो आए हैं।
इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं मैं कि जारा, आपके घर में फॉर एग्जाम्पल, आपके आप सपोज, आप सब, आपके घर में 20 गेस्ट आते हैं, 20 दिन रहते हैं। क्या आपके घर के रिसोर्सेस सस्टेन कर पाएंगे 20 गेस्ट को अफोर्ड करने के लिए 20 दिनों के लिए? सब बताओ मुझे। क्या आपके घर में 20 गेस्ट आते हैं, 20 दिन रहते हैं आपके घर में, क्या आपके घर के रिसोर्सेस अफोर्ड कर पाएंगे? हम्म क्या आपके घर के रिसोर्सेज अफोर्ड कर पाएंगे इतने? उनका खाना पीना, उनका स्टे है? नहीं ना, नहीं ना। अब उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान में, इसका मतलब समझते हो? अराउंड 15 मिलियन, अराउंड 15 मिलियन जो जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, जो कि नेटिव पाकिस्तानीज के हैं, जो कि नेटिव पाकिस्तानीज के, वो उनके पास हैं, जो कि पाकिस्तानियों को मिल सकते थे। उनके उनके लिए घर, हाउसिंग, बिजनेस, वाटर, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ड्रेन हो रहे हैं ना हमारे। मतलब 15 मिलियन नंबर है, कोई आम नंबर नहीं है 15 मिलियन। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद है सिक्योरिटी सिचुएशन ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर। इंडिया के साथ ट्रबल रिलेशन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इंडिया के साथ ट्रबल रिलेशन पर्टिकुलरली इन कश्मीर। ये जो 9/11 हुआ ना, 9/11 हुआ, 9/11, इसका अगर किसी को फायदा हुआ है ना 9/11 का, वो हुआ है इंडिया को। इंडिया को पता हूं कैसे। 9/11 से पहले पाकिस्तान ओपनली कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को हेल्प करता था इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। 9/11 से पहले। अब यहां पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर भी आता है। 9/11 के बाद एंटी मुस्लिम वेव पूरी दुनिया में चली। इंडिया ने क्या किया, उस कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल को प्रोजेक्ट किया कि ये इस्लामिक मिलिटेंसी है। वैसे ही एंटी इस्लाम वेव चल रही थी। इंडिया ने क्या किया, उस कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल को इस्लामिक मिलिटेंसी टेररिज्म का नाम दे दिया कि हमारे ऊपर भी, इंडिया के ऊपर भी ये कश्मीरी टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका, ऑल्दो वी वर एलाई ऑफ द यूएसए। 9/11 के बाद हम ओपनली कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ना आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूएन से वो बैन, इंडिया ने बैन करवा दिए। हाँ जी। फिर आता है ट्रबल्ड रिलेशन विथ ईरान। अब मैंने ईस्टर्न बॉर्डर डिस्कस कर दिया, वेस्टर्न बॉर्डर डिस्कस कर दिया। ठीक है, चाइना के साथ ऐसा कोई फटा नहीं है हमारा। अब बाकी रह जाता है ईरान। ईरान जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में लास्ट ईयर ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किए थे। किसी को याद है लास्ट ईयर जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किए? किसी को याद है? लास्ट ईयर की बात है। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किए। किस बेसिस पे? कि बलूचिस्तान में टेररिस्ट कैंप है, जैशल जैशल अल कोई नाम है, अदल नाम है कोई, जैशल अदल कोई नाम है उनका। ठीक है। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। रिपीट कर देता हूं, जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल्स अटैक किए, इस बेसिस के कि टेररिस्ट ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं और ईरान में अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन में ईरान पे स्ट्राइक किए, और वहां जो टेररिस्ट कैंप थे जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हो रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। मीनिंग दैट टू नेबर्स के बीच में, टू नेबर्स के बीच में सिक्योरिटी या रिलेशन जो है वो स्ट्रेन हुए ना। मतलब आपकी सोवेनिटी वायलेट हुई ना, पाकिस्तान की सोवेनिटी वायलेट हुई ना।
एक नेबरिंग कंट्री आपके ऊपर मिसाइल अटैक कर रहा है, आपकी सोवियत ही वायलेट हुई ना। आया समझ? जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान। आया समझ आपको? बताओ मुझे सारे, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान। आया समझ आपको? जल्दी से बताओ मुझे। नहीं नहीं, खत्म नहीं। क्लियर है? जियो स्ट्रेटेजिक, geostrategic importance of Pakistan as well as geostrategic challenges to Pakistan। सारे मुझे बताओ, 84 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, पहले फुर्सत में मुझे सारे बताओ, उसके बाद हम जियो इकोनॉमिक्स पे जाते हैं, जियो इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट होते हैं। हाँ जी, बताता हूं मैं, सब्र करें। कौन है? अफीफा ओस्मान, थोड़ा सब्र भी करें, बताता हूं मैं आपको, सब पढ़ेंगे। ओके, नेविगेटिंग द पाथ टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स, एन एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। हाँ जी, सबसे पहले मुझे बताओ जियो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पढ़ाया है मैंने अभी। बताओ मुझे, सारे बताओ मुझे, व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स? क्या होता है जियो इकोनॉमिक्स? आयजा बताओ, आप भी, अब्दुल्ला, अफीफा, अमन, आयशा, आमना, बताओ मुझे व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स। पढ़ाया है पूरा मैंने। अली हसन, अलीशा खान अब्बासी, आप बताएं। अलीजा, आप भी बताएं मुझे, सारे बताओ। अलवीना, आमना, आप भी बताओ। अनिका, अरूसा, नवाज, बताओ। अस्मा, आयशा, बुशरा, सारे मुझे बताओ व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स। कमल अली, इतना टाइप कर लिया आपने या चैट जीपीटी से छापा मारा आपने? हम्म, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, सही है, ठीक है, सो फार इज गुड। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूं जिनको नहीं समझ आया। जियो इकोनॉमिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिकन ऑथर एडवर्ड। अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू हिम जियो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब एक स्टेट अपने इकोनॉमिक टूल्स को यूज करके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव करे। एक स्टेट जब अपने इकोनॉमिक टूल्स को यूज करके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अचीव करे। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल पता है कौन सी है? इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल पता है कौन सी है? सऊदी ईरान डील, ब्रोकर्ड बाय द चाइना। सऊदी ईरान डील, परफेक्ट एग्जाम्पल। वो सुन लो, बस बस। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द जियो इकोनॉमिक्स। China has economic relations with both Iran and Saudi. China used its economic diplomacy and brought two great rivals on negotiating table. Why? Because China needs stabilized MENA region for its BRI. Why? क्या मोटिव था? Because China needs stabilized MENA region for its BRI. क्योंकि चाइना के ईरान और सऊदिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस थे।
और चाइना ने अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी यूज की एंड ब्रॉट टू ग्रेट राइवल्स onto the negotiating table. Why? क्या मोटिव? चाइना नीड्स स्टेबलाइज्ड मीना रीजन फॉर इट्स बीआरआई. इसकी सेकेंड एग्जांपल, सिमिलरली यूएसए आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को यूज करता है फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट. डॉलर सुप्रीमेसी किसकी है? यूएस का है ना. सो वॉशिंगटन यूजेस या imposes sanctions on its adversaries. वॉशिंगटन क्या यूज करता है? सैंक्शंस यूज करता है ना, ईरान के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के ऊपर भी लगे थे. ये इसकी एग्जांपल्स हैं. ठीक है. हाँ, क्लियर है. क्लियर है ना. जी. हाँ जी, यही है. अब हम बात करते हैं, पाकिस्तान ने 2022 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की. जी जी, यूएस चाइना की एग्जांपल दे रहा हूं मैं. अफीफा, यूएस और चाइना की एग्जांपल दी मैंने, वही दी मैंने. और कोई एग्जांपल नहीं दी, वही दी है. यूएस और चाइना की एग्जांपल दी है. और भी ये आ सकती हैं, इंडिया की भी आ सकती हैं इसमें. ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप एग्जांपल कहीं से भी कोट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक है, अब सुनो. पाकिस्तान ने 2022 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की, जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान को अब जियो पॉलिटिक्स पर नहीं, जियो पॉलिटिक्स पर नहीं, जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस करना चाहिए. क्योंकि जियो पॉलिटिक्स पर फोकस करके, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान कुड नॉट प्रोग्रेस इकोनॉमिकली. ठीक है, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2022 में, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स पर फोकस करके, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, कोल्ड वॉर जो मैंने एक्सप्लेन किया, पाकिस्तान कुड नॉट प्रोग्रेस इकोनॉमिकली. बट shifting from geopolitics to geoeconomics is not an easy for Pakistan. You cannot ignore the geopolitical challenges while shifting to the geoeconomics. आप geopolitics को निगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना. Shifting from geopolitics to geoeconomics is not an easy for Pakistan, because Pakistan still faces geopolitical challenges from Afghanistan, India, TTP, also great power politics in the Indo-Pacific region. पाकिस्तान के नॉट इग्नोर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस. आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा. ठीक है, ये पूरा जो टॉपिक है ना, इसकी जो नट शेल है, इसका यही है कि आपसे अगर एग्जामिनर पूछेगा ना, यही पूछेगा, क्या पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो सकता है? जियो, जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक एक ही है, एक ही टर्म है. जियो इकोनॉमिक्स इज अ डिफरेंट टर्म. ठीक है. ठीक है, आपसे एग्जामिनर अगर पूछेगा, यही पूछेगा कि क्या पाकिस्तान को शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स. बट आपको ये बात याद रहे कि स्टिल पाकिस्तान फेसेस जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, जो कि हमने पढ़ी पूरी. Pakistan has also recognized the need to move away from dangerous game of geopolitics and focus on the geoeconomics. कि geopolitics पे focus नहीं करना चाहिए. This realization was crucial response to the Pakistan's troubled economy, which can no longer withstand further deterioration amid great power rivalry in its neighborhood. ये ऐसी वर्डिंग कब लिखोगे मुझे बताओ.
ठीक है, इस तरह से कब लिखोगे? दोबारा रिपीट करता हूँ। दिस रियलाइजेशन वाज क्रूशियल रिस्पांस टू पाकिस्तान ट्रबल्ड इकोनॉमी which can no longer withstand further deterioration amid great power rivalry in its neighborhood. कब लिखोगे इसे? बताओ। Pakistan's national security policy document 2022 confirms कि हमें जो है ना वो जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना चाहिए। However, the question remains how achievable is this goal in the complex geostrategic environment characterized by the deep roots of international politics? क्या आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते? आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप उससे इम्यून नहीं हैं। आप जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से इम्यून नहीं हैं। यू आर स्टिल फेसिंग द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। देखते हैं क्या करना चाहिए। जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, ये वही बात है, कर्स और ब्लेसिंग वाली बात हो रही है यहाँ पे। कर्स और ब्लेसिंग वाली बात हो रही है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी कर्स भी है, ब्लेसिंग भी है। ये वही बात हो रही है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको। पाकिस्तान चैलेंजेस इन शिफ्टिंग टू जियो इकोनॉमिक्स, कौन से चैलेंजेस हैं? मतलब हम जियो इकोनॉमिक्स में अगर शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द जियो इकोनॉमिक्स, कौन से हिंड्रेंसेस हैं, चैलेंजेस हैं? नंबर वन, सिक्योरिटी कंसर्न। द ऑनगोइंग सिक्योरिटी challenges including terrorism and political instability can undermine investors confidence and deter FDI। अगर जिस कंट्री में फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी क्राइसिस हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, कौन सी कंट्री इन्वेस्ट करेगी? कभी भी नहीं। इन्वेस्टर का कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। प्लस में आए दिन हर 3 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी चेंज होती है, तो एफडीआई कहाँ से आएगी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? मतलब जिस स्टेट में, अच्छा एक बात बताऊं, मैं मोदी का मैंने ना इंटरव्यू सुना था। ठीक है, मोदी का मैंने, अब मोदी का कोई फेवरेट, वो मुझे फेवरेट फेवरेट नहीं है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव, दुश्मन का पर्सपेक्टिव जानना जरूरी होता है। वो कह रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि पावर में कौन है वहां पे, किससे बात करें। सिविलियन कहते हैं, गवर्नमेंट जो होती है वो कहती है हम पावर में, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो वहां की मिलिट्री लीडरशिप है वो कहती है कि नहीं हम पावर में हैं। मतलब हम किससे बात करें? ठीक है, ये मोदी लिटरली कह रहा था, मतलब अपने इंटरव्यू में, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, कि हम बात कहाँ किससे करें, मतलब पता नहीं चलता कि वहां पे पावर में कौन है। ठीक है, मीनिंग दैट लीडरशिप क्राइसिस, इसका मतलब क्या है? लीडरशिप क्राइसिस। ठीक है, इसका मतलब है लीडरशिप क्राइसिस। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, लीडरशिप क्राइसिस, एज वेल एज टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? अल्टीमेटली आपकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो हेम्पर हो जाती है। अनलाइक इंडिया, वहां पे आप देखें कौन सी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है इंडिया में? कौन सी नहीं है? सारे ही हैं। तो इवन गूगल का सीईओ भी उनका ही है। फिर आता है रीजनल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। Pakistan's geo-economic ambitions can be affected by the regional conflicts, particularly its relation with India and Afghanistan। मतलब हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ ऑनगोइंग, तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है जिनको आपने बनाया था, जिन पे बड़े खुश हो रहे थे। Tensions between these countries can disrupt trade routes and connectivity, limiting Pakistan's economic integration with its neighbor। जहाँ जिस रीजन में वार होती है, टेंशन होती है, वहां पे कभी भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं होती, रीजनल कनेक्टिविटी नहीं होती। जिस रीजन में वार होती है, टेंशन होती है, उसमें रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं होती। तो रीजनल डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हिंड्रेंसेस है इन द जियो इकोनॉमिक, शिफ्टिंग टू द जियो इकोनॉमिक्स। फिर आती है एनर्जी, एनर्जी शॉर्टेजेस। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस, एलएनजी पे डिपेंड करते हैं हम। Energy shortage, including electricity, gas, have been long-standing challenges in Pakistan. These shortages hamper industrial production। जब आपकी एनर्जी नहीं होगी तो इंडस्ट्री कहाँ पे चलेगी? ठीक है, इंडस्ट्री चलेगी तो कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनको आप बेचोगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे।
तो आप ट्रेड डेफिसिट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से होता है ना, लोकल इंडस्ट्री आपकी, कुछ बनाओगे तो कुछ बेचोगे ना, जब कुछ बनाओगे ही नहीं तो हवा बेचोगे क्या? मतलब कुछ बनाओगे तो बेचोगे ना आप, जब कुछ बनाओगे ही नहीं तो बेचोगे क्या? मतलब अंडरस्टूड बात है ना ये। लोकल इंडस्ट्री कुछ बनाती है ना, हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं कुछ बनाना है, और जो हमने एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, जब लोकल इंडस्ट्री नहीं काम करेगी क्या बेचोगे? मतलब ट्रेड डिफिसिट तो होगा ही होगा ना, obvious सी बात है। तो एनर्जी शॉर्टेज, एनर्जी, क्योंकि गैस लोड शेडिंग की यहाँ पे शॉर्टेज है, तो इंडस्ट्री भी बंद पड़ी हुई है। फोर्थ, ट्रेड इम्बैलेंसेस, वही बात कही मैंने। ट्रेड, हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, हम इंपोर्ट खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम हैं। इसके साथ फिस्कल डिफिसिट भी माशाल्लाह से है। ट्रेड डिफिसिट है ही है क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट हम नहीं करते बिकॉज ऑफ अवर लोकल इंडस्ट्री इज नॉट वर्किंग। फिर आता है एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की रिpercussions हैं पाकिस्तान पे, क्लाइमेट चेंज की रिpercussions हैं पाकिस्तान पे। although we are least contributor to the carbon emission, yet one of the biggest, या जो हम सफर करते हैं वो सबसे ज्यादा हम ही सफर करते हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है कार्बन इमिशन में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज ही नहीं चलती तो कार्बन कहाँ से एमिट करेंगे हम? इंडस्ट्रीज ही नहीं चलती। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम इम्पेक्ट होते हैं तो पाकिस्तान में इम्पेक्ट होता है। और मूनसून रेनफॉल, या इवन लाहौर में भी स्मोक हुआ था, देखा था ना आप लोगों ने, लाहौर में जो पंजाब में स्मोक हुआ था, रिसेंट स्मोक। और मूनसून रेनफॉल क्या होता है, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर डेविस्टेट हो जाता है, पूरा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर डेविस्टेट हो जाता है हमारा। एक एग्रीकल्चर लॉस, एग्रीकल्चर लॉस। देन जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, ये सारे इंटरनल थे। अब हम एक्सटर्नल पे देखते हैं। पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एंड ग्लोबल पावर डायनामिक्स। पाकिस्तान की जो जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगी, इम्पेक्ट होगी। किससे इम्पेक्ट होंगी? कि जो ग्लोबल पावर चल रही है या जो रीजन में पॉलिटिक्स चल रही है उससे इम्पेक्ट होगी। बैलेंसिंग रिलेशन बैलेंसिंग रिलेशन विथ वेरियस कंट्रीज एंड मैनेजिंग रीजनल राइवलरीज कैन बी चैलेंजिंग। चाइना और यूएस के बीच में आपने किस तरह से बैलेंस करना है अपने रिलेशंस को? चाइना और यूएस के राइवलरी के बीच में आपने किस तरह से बैलेंस को, अपने रिलेशंस बेस करने हैं आपने, बैलेंस किस तरह से करना है? ये चैलेंजिंग टास्क है। अल्टीमेटली यूएस का प्रेशर आएगा पाकिस्तान पे सूनर और लेटर। आया समझ? चैलेंजेस क्लियर हैं? चैलेंजेस क्लियर हैं? सारे मुझे बताओ जितने भी हैं क्लास में, जितने भी क्लास में प्राणी हैं सारे बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ यू। 81 है ना, 81 ही कमेंट्स चाहिए मुझे, जल्दी से बताओ। जी मैं स्पीड करवा देता हूँ, बस थोड़ा सा है। चलें, अब रोड मैप क्या है, इनका सोल्यूशन क्या है? अब आते हैं सोल्यूशन पे। Despite the common belief that state can
pursue their economic interests without being influenced by the international politics. The reality is that a new form of geoeconomics is not immune to the complex geopolitical consideration. इसका मतलब ये है कि स्टेट जियो इकोनॉमिक्स पर शिफ्ट नहीं कर सकती विदाउट एड्रेसिंग द जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस बिकॉज स्टेट इज नॉट इम्यून फ्रॉम द global power competition. To maintain its neutral instance and take advantage of the economic opportunities from the Eastern and Western bloc, a state like Pakistan must have certain domestic prerequisites such as stable economy. सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है कंट्री में उसको स्टेबल करना पड़ेगा, और जो नेशनल यूनिटी है उसको प्रमोट करना पड़ेगा. The option available to Pakistan are maintaining an economic alliance in Eastern Bloc, especially with BRI, slowing down or rolling back CPEC project. देखो हमें अपनी ईस्टर्न ब्लॉक के साथ अपने रिलेशंस रखने पड़ेंगे. हम फुली वेस्टर्न ब्लॉक में भी नहीं जा सकते, ना फुली ईस्टर्न ब्लॉक में जा सकते हैं. बैलेंस रिलेशन रखने पड़ेंगे जिस तरह से इंडिया ने रखे हुए हैं. इंडिया ब्रिक्स में भी है, एससीओ में भी है, चाइना के साथ ट्रेड भी करता है, यूएस का फ्रंट अलाय भी बना हुआ है अगेंस्ट चाइना, मतलब ईरान के साथ ट्रेड भी करता है. बैलेंस अप्रोच है ना उनकी. चाइना के साथ ट्रेड भी है, ब्रिक्स में भी है इंडिया, एससीओ में भी है, ईरान के साथ भी ट्रेड भी है, यूएस का फ्रंट अलाय बना हुआ है अगेंस्ट चाइना. मतलब किसी भी कैंप में बैलेंस अप्रोच रखी हुई है ना. ठीक है. Especially slowing down or rolling back CPEC project, joining the US-led B3W. What is B3W? इसको आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, B3W को. और engaging with both blocks. हमें both blocks को engage करना चाहिए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न को. सबसे पहले हमने काम करना होगा रीजनल कनेक्टिविटी पे. Pakistan can position itself as a regional hub for the trade and connectivity by fostering closer economic integration with neighboring states. जो हमारे neighboring states हैं उनके साथ अपने relations को improve करें, particularly through the SCO. आप SCO के member हैं, ठीक है. SCO को यूज करके आप अपने मेंबर स्टेट के साथ या पर्टिकुलरली जो रीजनल स्टेट्स हैं उनके साथ अपने कॉपरेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. करते हैं, एंड करते हैं, जल्दी से करते हैं. फिर आता है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन. जो हमारा ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करें. ठीक है. मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड करें, सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करें, अफ्रीका के साथ ट्रेड करें. आप सिर्फ अफगानिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं रहे, या यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहे, या चाइना पे डिपेंडेंट मत रहे. ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें. ठीक है. उसके बाद आता है एनर्जी सिक्योरिटी. एनर्जी सिक्योरिटी को किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं. ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, उस पर काम करें, या इवन आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, एससीओ के थ्रू कोऑपरेट करें, आप उनसे एनर्जी को ओवरकम कर सकते हैं. फिर आता है स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के साथ बायलेटरल रिलेशंस नहीं रखने चाहिए, मल्टीलेटरल, मतलब आप दूसरे पावर्स को भी इंगेज करो. ईरान को इंगेज करो क्योंकि अफगानिस्तान का वो भी पड़ोसी है. चाइना को आप इंगेज करो, रशिया को आप इंगेज करो. अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाओ. आप अपने दम पे नहीं ला सकते अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी. यू हैव टू इंगेज अदर प्लेयर्स आल्सो टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान. ठीक है. फिर आता है रीजनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप. जो आपने मेंबर बने हुए हैं सार्क के, ईसीओ के, एससीओ के, इनको यूटिलाइज करें, इन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करें. ठीक है. अपनी डिप्लोमेसी को मजीद स्ट्रॉन्ग करें बाय यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स. और लास्ट ईयर अक्टूबर में एससीओ समिट भी हुई थी पाकिस्तान में, उसको यूटिलाइज करना चाहिए था हमें मजीद. फिर है BRI वर्सेस B3W. B3W का मतलब है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड. बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड. BRI के रिस्पॉन्स में यूएस और G7 कंट्रीज ने B3W, जिसको हम कहते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये लॉन्च किया. पाकिस्तान पर यूएस का प्रेशर आएगा कि BRI को छोड़ो और B3W को ज्वाइन करो, लेकिन पाकिस्तान को बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए थ्रू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. हम दोनों प्रोजेक्ट्स को का पार्ट बन सकते हैं. सीपेक या BRI को अबंडन करना एक बेवकूफी होगी हमारी. अगर हम सीपेक को अबंडन करते हैं या BRI को, वो बेवकूफी होगी हमारी.
या B3W को फुल्ली इग्नोर करते हैं, वो भी बेवकूफी होगी हमारी। इवन चाइना खुद हमें कहता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से डिजाइन करें, आप हमारे साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करें, वेस्ट के साथ भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करें, तो हम दोनों प्रोजेक्ट्स को फायदा ले सकते हैं अगर हमारी डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी रही तो। ये रोड मैप है आपका। सबसे पहले मुझे जिनको जाना है मुझे बताओ, पहले मुझे ना सारे फीडबैक दे दो, फिर मैं आपसे क्वेश्चनिंग लेता हूं मैं। सबसे पहले मुझे फीडबैक दो, आज की क्लास किस तरह से लगी आपको, मजा आया?